हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में नवम भाव के बारे में। कुंडली में नवम भाव में कौन सा ग्रह आपको किस प्रकार प्रभाव देगा, किस प्रकार आपको फल देगा, और नवम भाव में ग्रह किस प्रकार आपके जीवन को ग्रह राजा के समान बना सकता है, राजा के समान जैसी सोच दे सकता है, राजा के समान जैसा जीवन दे सकता है। इस बारे में हम जानेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भाव होता है वो लगन होता है, क्योंकि लगन व्यक्ति का खुद का भाव माना जाता है। खुद की पर्सनैलिटी, खुद का सोच विचार सब कुछ जो है वो लगन से देखा जाता है। मतलब एक भाव अगर हम कहें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाव लगन माना जाता है, क्योंकि लगन व्यक्ति खुद होता है। अब लगन के बाद व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाव जो माना जाता है वो भाग्य भाव माना जाता है। भाग्य भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जो किसी व्यक्ति के भाग्य में होता है उसको उतना ही मिलता है। भाग्य से ना तो अधिक मिलता है ना कम मिलता है, और जितना व्यक्ति के भाग्य में होता है उतना उसको प्राप्त होता है। उसके लिए भी उसको कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर उसको प्राप्त होता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। भाग्य भाव की हम बात करते हैं तो भाग्य भाव में काल पुरुष में 9 नंबर की राशि आती है, जो धनु राशि होती है, जो गुरु ग्रह के प्रभाव में आती है। मतलब भाग्य भाव में जो ग्रह का प्रभाव रहता है सबसे अधिक वो गुरु ग्रह का रहता है। अब गुरु ग्रह भाग्य के कारक भी ग्रह होते हैं और धन के कारक होते हैं। गुरु ग्रह बहुत सारी चीज़ों के कुंडली में कारक होते हैं, तो अपने आप में गुरु ग्रह की महत्ता भी इस कारण बढ़ जाती है। अब ग्रह किस प्रकार भाग्य भाव में होकर कैसा प्रभाव देंगे, सबसे पहले हम गुरु ग्रह की अगर बात करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह का किसी भी कुंडली में नवम भाव में होना, मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली है और उसकी कुंडली में गुरु नवम भाव में है, चाहे कुंडली किसी भी लगन की हो, किसी भी राशि की हो, अगर गुरु भाग्य भाव में है तो ये इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति भाग्यवान होगा। भाग्यवान का मतलब है, पहला मतलब भाग्यवान का है कि ऐसा व्यक्ति एक संपन्न परिवार में जन्म लेगा। दूसरी, संपन्न परिवार में जन्म लेने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे वाले में लेगा। संपन्न का मतलब है जहाँ स्थितियाँ ठीक ठाक हैं। अगर इस पर पापक ग्रह की इस प्रभाव ज़्यादा है तो फिर ये स्थिति थोड़ी कम और हो जाती है। अगर शुभ ग्रहों की स्थिति गुरु और भाग्य भाव पर है तो ये स्थिति थोड़ी और अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह कि व्यक्ति को जीवन में भाग्य प्राप्त होता है। भाग्य किस प्रकार प्राप्त होगा? घर परिवार से, पिता से, मुख्य रूप से पिता का सहयोग जीवन में व्यक्ति को पूरा मिलता है। और जब किसी के जीवन में किसी व्यक्ति को उसके पिता का सहयोग पूरा मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है, तो व्यक्ति का भाग्य वैसे भी चमकता रहता है। अब गुरु अगर नवम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति उदार होते हैं, दयालु होते हैं और बहुत स्वाभिमान रखने वाले होते हैं। देखिए, सूर्य के प्रभाव में भी ऐसा ही होता है और गुरु के प्रभाव में भी ऐसा ही होता है। लेकिन गुरु के प्रभाव में जो स्वाभिमान होता है वो उदारता के साथ होता है। मतलब व्यक्ति उदार भी होता है और स्वाभिमान भी होता है व्यक्ति के अंदर। तो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करना पसंद करेगा। वह ऐसा पसंद नहीं करेगा कि वह दूसरे उसके लिए काम करे। वह इस प्रकार की सोच नहीं रखेगा। वह रखेगा कि मैं दूसरों के लिए काम कर दूं, दूसरों को दे दूं, खुद लेना पसंद नहीं करेगा। मतलब इस तरह की सोच व्यक्ति की होती है जब गुरु नवम भाव में होते हैं। लेकिन यहाँ से लगन पर प्रभाव पड़ता है सप्तम, तीसरे भाव पर और पंचम पर। तो तीसरे भाव पर जब प्रभाव पड़ेगा, गुरु का दृष्टि पड़ेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति जो भी प्रयास करेगा, जिस भी काम के लिए एफर्ट लगाएगा, मेहनत करेगा, उस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा तो उसमें बहुत आसानी से सफलता मिलेगी, आसानी से उसमें कार्य बनेंगे। और गुरु ग्रह का प्रभाव नवम भाव पर रहेगा, पंचम भाव पर रहेगा नवम दृष्टि, तो ये भी अपने व्यक्ति के जीवन में ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। व्यक्ति के जीवन में उसकी संतान को अच्छे जीवन देने का, अच्छी सोच देने का, व्यक्ति खुद की बुद्धि भी बहुत अच्छी, सतमार्ग पर चलने वाली, सत कार्य को करने वाली। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो गुरु अगर नवम भाव में है तो ये व्यक्ति के जीवन को राजा जैसा बनाते हैं। राजा जैसा का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान बहुत अच्छे स्तर का होता है, और वैसा स्वाभिमानी व्यक्ति ही राजा के समान जीवन जी सकता है। जो स्वाभिमान वाली सोच नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति राजा जैसा जीवन नहीं जी सकता है। और गुरु अगर नवम भाव में है तो भाग्य से व्यक्ति का साथ देता है। जिस भी काम को व्यक्ति करता है उसमें व्यक्ति सफल होता है, भाग्य उसका सपोर्ट करता है। और सपोर्ट करने के साथ साथ व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है।
ऐसे लोगों को जीवन में गुरु जो मिलते हैं वो भी अच्छे मिलते हैं। अच्छे का मतलब है जो उनको सही समय पर सही सलाह दें, सही ज्ञान दें, सही उनको बात बताएं, ऐसे गुरु उनको मिलते हैं। जब कुंडली में राहु होता है नवम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के जो गुरु होते हैं वो भी गुरु भी सही समय पर सही सलाह नहीं दे पाते हैं, या गुरु की तरफ से भी कुछ कमियां रह जाती हैं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। लेकिन जिनके नवम भाव में गुरु होते हैं, ऐसे लोगों को गुरु ऐसे मिलते हैं जो उनको बहुत अच्छी और सटीक सलाह देते हैं, सटीक ज्ञान देते हैं, सटीक उनको आचरण देते हैं, सटीक उनके जो व्यवहार है, जो उनकी सोच है, जो उनको मतलब जो भी उनको शिक्षा देते हैं हर प्रकार की वो सटीक देते हैं और उनके जीवन में वह शिक्षा काम आती है, जिससे उनको सफल बनाते हैं। तो गुरु का प्रभाव नवम भाव में बहुत श्रेष्ठ होता है। अब देखिए हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। देखिए सूर्य ग्रह भी नवम भाव के कारक ग्रह हैं। सूर्य लगन के कारक होते हैं और नवम भाव के कारक होते हैं। अब सूर्य अगर नवम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के पिता का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। देखिए सूर्य अगर यहाँ नीच राशि में हो, राहु के साथ हो, मंगल से दृष्ट हो और शनि से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता का जीवन बहुत संघर्ष में हो जाता है। व्यक्ति के पिता का जीवन, खुद का जीवन बहुत स्ट्रगल वाला रहता है। वो खुद को ही बहुत अच्छे से स्टेब्लिश नहीं कर पाते जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सहयोग भी कम मिलता है, क्योंकि पिता का जो स्थायित्व है वह नहीं हो पाता है। जीवन में पिता को भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं या नीच राशि में नहीं है, मित्र ग्रह के साथ हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पिता किसी अच्छे पद पर होते हैं या अच्छे जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी काम करने वाले होते हैं, या स्थायित्व उनके जीवन में होता है। धन मान सम्मान की कमी नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति को पिता का सपोर्ट मिलता है, जिस कारण व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं या जो लक्ष्य है उनको पूरा कर लेता है। क्योंकि जब पिता का सपोर्ट रहता है तो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को कम समय में प्राप्त कर सकता है। अगर पिता का सपोर्ट ना हो तो व्यक्ति को उसी काम को करने में बहुत समय लगता है, बहुत अधिक उसका जीवन उस काम में लग जाता है। सूर्य अगर नवम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बेहद स्वाभिमानी होता है और ऐसे व्यक्ति के स्वाभिमान को लोग घमंडी समझते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक छवि होती है ऐसे व्यक्ति की, जो लोग उसके बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंड रखने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। घमंड और स्वाभिमान से बिल्कुल आसपास की स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है। सूर्य नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिकता है उसके प्रति भी झुकाव रखता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जैसे अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जाता है, आध्यात्मिकता में क्षेत्र में काम करता है, तो उसको एक अलग ही मान सम्मान प्राप्त होता है। और सूर्य अगर नवम भाव में है तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी नहीं होती है। ऐसे सूर्य व्यक्ति को ऐसी ऐसी जगहों से सम्मान दिलाते हैं जहाँ वो डिजर्व भी नहीं करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जहाँ डिजर्व भी नहीं करता है वहाँ भी व्यक्ति को सम्मान मिलता है। जहाँ उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है सम्मान लेने की, वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है। सूर्य नवम भाव में इस तरह से प्रभाव देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सूर्य अगर नवम भाव में है तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। सूर्य बस यहाँ पर पीड़ित ना हो, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। अगर पाप ग्रह से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति के पिता के जीवन में संघर्ष रहेंगे, खुद के जीवन में भी व्यक्ति के संघर्ष है, क्योंकि पिता के जीवन में संघर्ष रहेगा तो व्यक्ति के खुद के जीवन में भी संघर्ष रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य का नवम भाव में होना व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है, मान सम्मान युक्त जीवन जीता है। देखिए अब बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा की। चंद्रमा नवम भाव में, देखिए चंद्रमा नवम भाव में अगर हैं तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा, लेकिन व्यक्ति कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा। व्यक्ति बहुत फ्लेक्सिबल होगा। ऐसा व्यक्ति होता है अपने विचारों में, अपनी आध्यात्मिकता में और अपने भाग्य में भी हर प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा व्यक्ति रखता है। चंद्रमा अगर नवम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी बहुत मिलता है या माता से बहुत लाभ प्राप्त होता है, माता से सुख मिलता है। चंद्रमा सुख का कारक भी है तो व्यक्ति को जीवन में सुख भी मिलते हैं। लेकिन देखिए चंद्रमा नवम वाला व्यक्ति बहुत मेहनती नहीं होता है, बहुत मेहनत करने में विश्वास भी नहीं रखता है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर है और तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट्स का है। अब चंद्रमा की दृष्टि अगर तीसरे भाव पर पड़ेगी तो ये व्यक्ति को खैली पुलाव में रहने वाला बनाएगा। व्यक्ति मेहनत कम करेगा, काम के बारे में व्यक्ति सोचेगा ज़्यादा, प्लानिंग बनाएगा। बस प्लानिंग बनाने में बहुत व्यक्ति अच्छा होता है, ट्रैवलिंग में अच्छा होता है, लेकिन उसको जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है, प्लान को चलाने की बात आती है, प्लान पर काम करने की बात आती है, तो ये टाल मटोल करते हैं और पूर्ण अपने मन से
काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनका भाग्य इतना अच्छा होता है, सपोर्ट होता है इनको भाग्य का, कि जीवन में सभी सुख सुविधाएं, सभी काम इनके जीवन में हो जाते हैं। लेकिन ये कम मेहनती होते हैं और कम परिश्रम करने वाले होते हैं और मेहनत में भी कम विश्वास करते हैं। इस प्रकार की सोच इनकी होती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नवम भाव में चंद्रमा कुल मिलाकर चीज़ों के लिए अच्छा है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त व्यक्ति कर लेता है, लेकिन कम मेहनत में भी व्यक्ति को चीज़ें मिलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होता है वो होता है कि कम मेहनत करता है, कम प्लान और कम एफर्ट्स लगाता है, उसके बाद भी चीज़ें मिलती रहती हैं। ऐसा स्थिति इनके जीवन में होती है। लेकिन चंद्रमा का होना नवम भाव में अच्छा है। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी जैसे नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं अपने जीवन में, और ना कोई इनमें घमंड होता है, ना इतने स्वाभिमानी होते हैं, और धर्म के प्रति भी कोई विशेष इच्छा नहीं रखते हैं। धर्म के प्रति भी ये बहुत मिला जुला प्रभाव रखते हैं। बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखते, बहुत कम भी नहीं रखते। औसत स्थिति इनकी रहती है। अगर ऐसे चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव हो, गुरु की दृष्टि हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। धर्म के क्षेत्र में उनका जो एक रुतबा होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से भी लगाव रहता है, उनका जो मन रहता है, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है, और जहाँ चंद्रमा होता है कुंडली में वहाँ ही व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे चंद्रमा नवम भाव में होगा तो व्यक्ति अपने पिता से बहुत जुड़कर रहेगा, पिता से बहुत अपनी बात को शेयर करेगा, अपनी बात को जानने का कहेगा। तो पिता से मतभेद नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पिता से स्थितियाँ व्यक्ति की अच्छी रहती हैं। सूर्य जब नवम भाव में होता है तो व्यक्ति के पिता से विचार नहीं मिलते हैं और पिता से भी मतभेद रहता है, लड़ाई झगड़े भी रहते हैं इस प्रकार। लेकिन चंद्रमा के होने से ऐसी स्थिति नहीं रहती है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। अब देखिए शुक्र की बात करते हैं। कुंडली में शुक्र नवम भाव में है। देखिए नवम भाव में शुक्र का होना ये इस बात को दिखाता है कि शुक्र किस बात के कारक हैं, सुख के कारक हैं, और सभी भौतिक सुखों के कारक हैं जो शुक्र होते हैं। अब शुक्र किसी की किस्मत में, नवम भाव किस्मत का है, भाग्य का है, तो किस्मत में जब शुक्र ग्रह बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में इस बात को लिख देते हैं कि सभी सुख ऐसे व्यक्ति प्राप्त करता है, हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। लेकिन शुक्र ये प्रैक्टिकली देखने में आया कि जिनके नवम भाव में होता है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। उनका वैवाहिक जीवन देर से भी शुरू होता है। एक जो नॉर्मल एज होती है, मान लो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम बात करते हैं, भारत जैसे देश में 25, 26, 28 तक 25 से 28 तक लोगों के जो बच्चों के जो विवाह हैं वो होते हैं। 25 से 28 तक वैवाहिक जीवन शुरू होता है। लेकिन जब नवम भाव में शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन शुरू होता है वो 30-31 के बाद ही होता है, इससे पहले नहीं होता है। वैवाहिक जीवन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन सुख सुविधाएं जो होती हैं व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिलती हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा खराब न औसत दर्जे का होने के बाद भी भौतिक सुविधाएं का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी जहाँ भी घूमना चाहता है, जिस भी चीज़ का यूज़ करना चाहता है, जैसे भी यूज़ करना चाहता है, जैसे भी अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता है, उस प्रकार खुशियों से भी जी सकता है। लेकिन नवम भाव में शुक्र के होने से देखिए तीसरे भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो छोटे भाई से भी व्यक्ति को बहुत सुख मिलेगा। छोटा भाई होगा व्यक्ति के सपोर्ट में रहेगा, छोटे भाई से बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे व्यक्ति को जिसका शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। शुक्र जिनके नवम भाव में होते हैं या अष्टम भाव में होते हैं, मुख्यतः नवम में हो, अष्टम में हो, या नवमांश कुंडली में नवम में अष्टम में हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में भी काम करते हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। और शुक्र धन का भी कारक है, तो शुक्र क्या है, धन का कारक है। धन देने की स्थिति शुक्र लक्ष्मी का कारक भी होता है, धन का भी होता है। धन कुंडली में शुक्र से भी देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति धर्म से भी धन कमा लेते हैं। धार्मिक कार्य को करके और धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति धन कमाते हैं। इस प्रकार की स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में होती है। तो शुक्र का होना भी कुंडली में बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के दो विवाह की स्थितियाँ भी कभी कभी, अगर सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, शुक्र नवम में है, नवम पर भी शुक्र पर प्रभाव में है, सारी स्थितियाँ इस प्रकार जाती हैं तो व्यक्ति के दो विवाह तक भी हो जाते हैं। इस प्रकार स्थितियाँ बनती हैं। कुल मिलाकर नवम भाव में शुक्र अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में यह समस्या भी देता है। देखिए बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध नवम भाव में हो तो ये
बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देते हैं, बहुत खराब प्रभाव नहीं देते हैं, औसत प्रभाव इनका रहता है। बुध व्यक्ति की बुद्धि होती है, दिमाग होता है, और व्यक्ति का दिमाग और बुद्धि जब धर्म जैसे भाव में जुड़ता है या नवम भाव से जुड़ता है, धर्म भाव से जुड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को धर्म में भी लगाता है। और ऐसा व्यक्ति ये देखने में आएगा, अगर बुध यहाँ पर बली है, डिग्री वाइज बली है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रसित दृष्ट है, तो धार्मिक कट्टरता भी ऐसे लोगों के अंदर आती है। कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता की ओर ऐसे लोग चले जाते हैं या जाने की स्थिति रखते हैं जिनका बुध नवम भाव में बली स्थिति में हो। तब ऐसे लोग इस प्रकार के सोच या इस प्रकार की स्थिति में जाते हैं। बुध का नवम भाव में होने से यह है कि व्यक्ति का जो वाणी है, मतलब बुध क्या है, वाणी है, बोलने की कला है, टीचिंग है, इन सब से जुड़कर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। और भाग्य का निर्माण करता है तो व्यक्ति अपने भाग्य से सभी चीज़ें पा लेता है। मतलब बुध से रिलेटेड काम करता है, बुध से रिलेटेड चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करता रहता है, उनका यूज़ करता रहता है और उनसे जुड़ा रहता है, तो व्यक्ति का भाग्य भी उसके साथ जुड़ा रहता है। मतलब बुध का जो प्रभाव है वो नवम भाव में कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे व्यक्ति की माता को भी बहुत कष्ट देखने पड़ते हैं जीवन में, मतलब माता का जीवन कष्ट में होता है बुध जब नवम भाव में होता है। ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में नहीं मानी जाती है। बुध का प्रभाव नवम भाव से अच्छा अष्टम भाव में मिलता है। ये आप आजमा सकते हैं। किसी कुंडली में अगर नवम भाव में बुध है और किसी कुंडली में अष्टम भाव, तो अष्टम भाव वाला व्यक्ति बुध के प्रभाव को ज़्यादा अच्छा बताएगा, या बुध की दशा अंतर दशा बुध के समय में उसको ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होंगे, न कि नवम भाव में। तो बुध का नवम भाव में होना कोई विशेष प्रभाव नहीं देता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं देता है। यह है कि बस लिमिटेड या औसत दर्जे का प्रभाव बुध का यहाँ पर रहता है। ऐसे लोग धर्म के मामले में अगर बुध पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो कुतर्क भी करते हैं। मतलब धर्म के मामले में अगर तर्क कम करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, मतलब क्योंकि बुध लॉजिक भी होता है, तो धर्म के मामले में लॉजिक बहुत लगाते हैं। इतनी जल्दी धार्मिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, धर्म को बहुत लॉजिक के, साइंस की नज़रों से, लॉजिक की नज़रों से देखते हैं। और कभी कभी तो लॉजिक को इस प्रकार ये लगा लेते हैं कि कुतर्क की स्थिति में आ जाते हैं, कुतर्क भी ये करने लगते हैं धर्म के मामलों में। तो इस कारण इनकी जो धार्मिक कट्टरता है वो बढ़ती है। तो बुध का कुछ इस प्रकार का प्रभाव नवम भाव में होता है। अब देखिए मंगल की हम बात करते हैं नवम भाव में। तो मंगल क्या है? मंगल व्यक्ति की एनर्जी है, मंगल व्यक्ति का साहस है, पराक्रम है। अब अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल देखिए तीसरे भाव को देखते हैं 7वीं दृष्टि से नवम भाव में बैठकर, तो ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, और उसके पराक्रम से देखिए यहाँ पर भाग्य उसका एक्टिव है और यहाँ पर उसके पराक्रम एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जैसे जैसे किसी चीज़ के लिए प्रयास करेगा, किसी भी लक्ष्य के लिए प्रयास करेगा, किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करेगा, तो उसमें उसका भाग्य उसका सपोर्ट करेगा। और मंगल है तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ प्रयास करेगा, जिस कारण व्यक्ति सफल होगा। तो नवम भाव में मंगल का प्रभाव श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत बैलेंस किस्म का होता है अपनी ऊर्जा को धर्म के मामलों में लगाने में। कहने का मतलब ये है कि जब मंगल का प्रभाव नवम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य, मतलब उसकी ऊर्जा और उसकी भाग्य उसके साथ साथ चलते हैं। जैसे जहाँ व्यक्ति अपनी ऊर्जा को यूज़ करता है, मतलब मेहनत करता है खेल में, स्पोर्ट में या कुछ बनने में, तो उसकी ऊर्जा के साथ साथ उसका जो भाग्य है वो उसके साथ जुड़ता रहता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्थिति कुंडली में बनती है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से अपने भाग्य का निर्माण कर लेता है। मंगल की दृष्टि 12 भाव पर पड़ती है। 12 भाव किस चीज़ का होता है? 12 भाव खर्चों का होता है, 12 भाव सही सुख का होता है। तो इन चीज़ों में बहुत एक्टिव रहता है ऐसा व्यक्ति और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बल है और जो बुद्धि है, मतलब जो विवेक है, बल और विवेक दोनों का जो प्रयोग करने की स्थिति होती है वो श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। मतलब ये सब प्रभाव तब होते हैं जब मंगल कुंडली में शुभ हो, मतलब अच्छे प्रभाव में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो मंगल का पॉजिटिव इफेक्ट व्यक्ति को मिलता रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर राहु के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, तो फिर व्यक्ति के भाग्य में प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति जहाँ भाग्य अपनी मतलब एनर्जी को लगा रहता है वहाँ भाग्य साथ नहीं देता है, और जहाँ व्यक्ति कुछ नहीं करता है वहाँ व्यक्ति का साथ उसका भाग्य दे देता है। मतलब एक अनबैलेंस स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो मंगल का प्रभाव इस प्रकार रहता है। अब हम शनि की बात करते हैं। देखिए शनि का प्रभाव कुछ अलग ही प्रभाव नवम भाव में रहता है, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को अच्छा बनाते हैं। अब इस फॉर्मूले से अगर हम बात करते हैं तो शनि यहाँ पर
भाग्य अच्छा करेंगे, लेकिन तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी रहेगी। मतलब भाग्य तो व्यक्ति का अच्छा होगा, लेकिन लाभ की कमी रहेगी। ये एक विरोधाभास जैसी स्थिति शनि की नवम भाव में पड़ती है कि शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। अब अच्छा रिजल्ट करने का मतलब है भौतिक युग में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करे, लेकिन लाभ में तो कमी रहेगी क्योंकि शनि की दृष्टि है, लाभ से अलग करेगी। अब तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये तीसरे भाव को एफर्ट्स को बढ़ा, मतलब तीसरे भाव पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो ये अच्छा है। चाहे कोई भी पाप ग्रह है, अगर तीसरे भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति अपनी मेहनत करने वाला होगा, प्रयास करने वाला होगा, प्रयासों में कमी नहीं रखने वाला होगा। और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी तीसरे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है और कोई व्यक्ति है जिसके तीसरे घर पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो शुभ ग्रह वाला विपरीत परिस्थितियों में मेहनत नहीं कर पाएगा, एफर्ट नहीं लगा पाएगा। और जो पाप ग्रह वाला व्यक्ति है, तीसरे भाव में प्रभाव है जिसका पाप ग्रह है, वो कैसी परिस्थिति हो, कैसी विकट परिस्थिति हो, उसमें भी अपने प्रयासों में भी कमी नहीं रखने वाला होगा। ये मुख्यतः प्रभाव रहता है तीसरे भाव पर पाप ग्रह और शुभ ग्रह के प्रभाव में। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति के प्रयासों में कमी नहीं होती है, व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, मेहनत करता है, लाभ में कमी है। और देखिए इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। और छठे भाव से क्या होगा, क्योंकि दृष्टि जहाँ पर शनि की पड़ती है, जिस भाव पर, जिस ग्रह पर, वो उससे अलग करने का काम करते हैं, दूर करने का। तो ये दृष्टि भी बहुत अच्छी है। किस मामले में अच्छी है कि रोग रिपु ऋण प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर रहेंगी, उनसे व्यक्ति का जो सामना है वो कम होगा। व्यक्ति अपने काम को करता रहे, उसकी प्रॉब्लम अपने आप ही स्वतः ही उसकी समाप्त होती रहेंगी। कहने का मतलब है कि छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है शनिदेव की, तो ये व्यक्ति के रोग रिपु ऋण को दूर करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, व्यक्ति मेहनत भी बहुत करेगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन में लाभ की भी कमी रहेगी। अब यहाँ पर दूसरे और 11 भाव को देखना होगा। मान लो जीवन में दूसरा भाव कमजोर है, लाभ भाव भी कमजोर है, शनि की दृष्टि भी है, तो व्यक्ति के जीवन बहुत औसत दर्जे का होगा, बहुत पैसे वाला नहीं होगा, बहुत कम पैसे, बहुत ज़्यादा नहीं वाला नहीं, कम नहीं, ये स्थिति है। मान लो लाभ भाव भी अच्छा है, लाभ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में, शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम कम रहेगी, मेहनत करेगा तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है, लाभ भाव का स्वामी कमजोर है, उसके बाद व्यक्ति अपनी मेहनत भी करता है, प्रयास भी करता है, जीवन में प्रॉब्लम भी कम है, लेकिन बहुत बहुत ऊंचे दर्जे पर व्यक्ति यहाँ पर ऐसा, या बहुत ऊंचे दर्जे का लाभ व्यक्ति जीवन में ले नहीं पाता है, कम रहा उसका रहता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है। भाग्योदय व्यक्ति का धीरे धीरे होता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, धीरे धीरे काम करने वाले ग्रह होते हैं, और धीरे धीरे उनका फल मिलता है। और भाग्य भी व्यक्ति का 30, 32, 33, वैसे तो 36 साल इसको माना जाता है, लेकिन 30 साल तक तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करना ही पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ता है। 30 साल के जाकर धीरे धीरे स्थिति व्यक्ति की कंट्रोल में आती है कि व्यक्ति का जीवन बहुत सुचारू रूप से चल सके। 30 साल तक तो अनबैलेंस जीवन ही चल पाता है जिसका शनि भाग्य भाव में हो। तो शनि का प्रभाव कुछ इस प्रकार नवम भाव में रहता है। अब अगर हम राहु की बात करते हैं नवम भाव में, तो राहु नवम, देखिए राहु को किन भाव में अच्छा माना गया, राहु को तीसरे में, छठे में, 10वें में और 11वें में, ये भाव हैं जिसमें राहु को अच्छा माना गया है। और राहु अकेला हो तो अच्छा माना गया है, मतलब राहु अगर कुंडली में अकेला है तो ये श्रेष्ठ है। उसके बाद राहु कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें में है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब अगर कुंडली में राहु नवम भाव में है तो ये अच्छी स्थिति भाग्य के दृष्टिकोण से नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत ही, मतलब व्यक्ति को खुद समझ नहीं आता है कि व्यक्ति का कब उसका भाग्य साथ देता है, कब उसका भाग्य उसको साथ नहीं दे देता है। साथ ना देने वाली स्थिति ज़्यादा रहती है, और कभी कभी व्यक्ति का भाग्य ऐसी स्थिति में भी साथ दे देता है जहाँ पर उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। तो भाग्य में भी बहुत जो अचानक साथ देने वाली स्थिति है राहु के प्रभाव में यहाँ पर रहती है। और राहु के प्रभाव होने से व्यक्ति के पिता के साथ उसके मतभेद रहते हैं, पिता से कभी संबंध अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब नवम भाव का स्वामी कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो, नवम भाव में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होता है। पिता से, चाहे वो अगर दोनों साथ में बैठे हैं पिता पुत्र, तो कुछ देर ही बैठ पाते हैं, और फिर उनकी जो बात है वो इस तरह की करते हैं कि एक दूसरी बात करेगा, एक दूसरी बात, मतलब उनकी जो बातचीत भी होगी वो भी, इसमें भी कोई मेल नहीं होगा, वो भी बहुत अलग होगी। तो नवम भाव में पिता के साथ मतभेद, पिता के साथ भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। भाग्य भी व्यक्ति का सपोर्टिव
होता है, लेकिन अगर नवम भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो सपोर्टिव होता है। अदरवाइज भाग्य को लेकर भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति को कम से कम 40-42 साल तक तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति की स्थिति कुछ अच्छी हो पाती है। अब अगर राहु यहाँ पर पीड़ित हो, मतलब शनि से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो, शनि के साथ हो, और मतलब पापक ग्रहों का प्रभाव हो, नवमेश भी कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति धर्म के मामले में पाखंड दिखाने वाले भी हो सकता है। पाखंड का मतलब है कि धर्म को यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु का मेन प्रभाव है किसी चीज़ को यूज़ करना, अपने इन्फ्लुएंस में लाना। राहु एक मायावी ग्रह है, धोखे देने वाला ग्रह है, तो ये धर्म के मामले में भी व्यक्ति को, लोगों को धोखा दे सकता है और उनका फायदा उठा सकता है। उनकी जो धार्मिक है, आस्था है, उनको तोड़ने का काम कर सकता है, उसका गलत फायदा भी ऐसे लोग उठा लेते हैं जिनका राहु नवम भाव में हो और जो पीड़ित हो। अगर अच्छे प्रभाव में है तो व्यक्ति लोगों को धार्मिक ज्ञान भी देता है, धर्म के मामले में बहुत अच्छी जानकारी भी देता है, धर्म के मामले में लॉजिकली जागरूक भी करता है, लेकिन अगर पीड़ित है तो ये नेगेटिव रिजल्ट बहुत खराब देता है। अब राहु अगर नवम भाव में है तो उसका प्रभाव लगन पर भी रहेगा, पंचम में भी रहेगा, और लगन पे होने से कहीं ना कहीं देखिए, राहु अगर नवम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति हो थोड़ी चालाक टाइप की प्रवृत्ति होती है, बहुत 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 शरारती दिमाग होता है, बहुत तेज़ दिमाग का होता है। तेज़ दिमाग का मतलब ये है कि बहुत सिचुएशन को भांपने वाला, समझने वाला, तब जाकर काम करने वाला होता है, मतलब चालाक प्रवृत्ति का होता है। किस तरह से किसका फ़ायदा कैसे उठाना है, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये चीज़ रहती है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और राहु नवम भाव में है और नवमेश अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों के जीवन में जब राहु की दशा हो, अंतर्दशा हो, तो ये बहुत श्रेष्ठ उनको फल देकर जाती है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाती है, या उनको कम समय में बहुत बड़ी सक्सेस दे देते हैं राहु। ये राहु का प्रभाव ऐसी स्थिति में मिलता है। तो राहु का भी कुछ इस प्रकार प्रभाव नवम भाव में होता है। अब हम केतु की बात करते हैं। देखिए, केतु एक आध्यात्मिकता का ग्रह है, धर्म के ग्रह हैं और ऊंचाई के ग्रह हैं। केतु का नवम भाव में होना, जैसे राहु का तीसरे भाव में होना श्रेष्ठ है, ऐसे ही केतु का नवम भाव में होना श्रेष्ठ है। केतु जब नवम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति रुचि रखता है, लोगों को धर्म के बारे में जानकारी देता है, धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। पुरानी टेक्स्ट बुक जो है धर्म से रिलेटेड है, या धर्म की गहराइयों में धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो सब कुछ है, उनकी गहराइयों में जाने का काम ऐसे व्यक्ति करता है और कुछ एक अलग ही नई बात लोगों को बताता है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व का ऐसे व्यक्ति होता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट जरूर करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अगर जाता है, नवम के केतु वाला, केतु अगर शुभ ग्रह दृष्टि भी है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। और कुंडली में केतु भी मजबूत हो, गुरु भी मजबूत हो, शनि भी मजबूत हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति संन्यास प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत कम घुलना मिलना, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना, बहुत कम भौतिकता की तरफ आकर्षित होना, रुझान रखना, ये सब लोगों के अंदर कम होता है। जब शनि मजबूत हो, केतु मजबूत हो, गुरु मजबूत हो, तब ये स्थिति रहती है। शुक्र कमज़ोर हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति बहुत धर्म से पूर्णतः जुड़ जाता है और जो भौतिकता है, घर परिवार है, उसको अलग रहने की स्थिति भी ऐसे व्यक्ति की सोच ऐसी मतलब रहती है। वो भी अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि केतु इसमें आए तो ऐसा प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन केतु के नवम में होने से ऐसी स्थितियों की जो स्थिति है वो उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार की स्थिति कुंडली में रहती है। नवम भाव में जब कोई भी ग्रह प्रभाव देता है, किस प्रकार ऐसे व्यक्ति मतलब किस प्रकार ग्रह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, तो कुंडली में अगर देखा जाए तो सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो और राहु हो, ये कुछ प्रभाव हैं जो व्यक्ति को राजा जैसा जीवन देने का काम करते हैं। राहु भी राजा जैसा जीवन देने का काम करते हैं। अगर अच्छे प्रभाव हों तो बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, और बाकी जो ग्रह हैं वो इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं नवम भाव में। ऐसा नहीं है कि नवम भाव भाग्य का ग्रह है और जो नवम भाव में बैठेगा वही भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। भाग्य उस चीज़ से जुड़ा जरूर होता है, लेकिन प्रत्येक ग्रह नवम भाव में बहुत श्रेष्ठ फल दे ये जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में नवम भाव के बारे में जानने का प्रयास किया। नवम भाव में ग्रहों की स्थिति को, ग्रहों के फल को जानने का प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।